एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जो खोज किया गया था या हिस्ट्री को इन्वेंट किया गया था वो इन्होंने किया था, ठीक है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो रहता है वो बेसिकली देखना आज के टाइम पे जहाँ पे ग्रीस है, ग्रीस एक कंट्री आज के टाइम पे ना, जहाँ पे ग्रीस पड़ता है वहीं से ओरिजिनेट करता है हेरोडोटस, ठीक है। पुराने टाइम में ग्रीस एम्पायर हुआ करता था, वहाँ से थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे समय में हम लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है, समय में आगे बढ़ते बढ़ते हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने मिल करके पूरे हिस्ट्री को एक कैटेगराइजेशन दिया है, मतलब अलग अलग वर्ग में बांटा है। किसके आधार पर? इलिटरेसी के आधार पर, ठीक है। तुम लोग कभी सुना होगा, जब तुम लोग ना क्लास 6 से लेकर 10 तक जब पढ़ा होगा, कभी ये शब्द आया होगा तुम लोग का, तुम लोग ये कभी वर्ड्स देखना सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। इसमें तुम लोग को पता है प्री हिस्ट्री जो है किस काल को हम लोग कहते हैं, किस टाइम पीरियड को कहते हैं, इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है प्री हिस्ट्री का? कभी पढ़ा होगा तुम लोग? देखो प्री हिस्ट्री में क्या था ना, प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय है जिस समय इंसान लोग तो थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यानी कि इंसान लोगों को ना ही पढ़ना आता था ना ही लिखना आता था, ठीक है। हम लोग केवल बस इशारों में बात करते थे, जैसे जानवर बात करते हैं ना, बंदर लोग जैसे बात करते हैं, ठीक है, उस तरह से हम यहाँ बात करते थे, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के पहले का जो काल था, जिस समय पढ़ना लिखना तो दूर, बोलना तक नहीं आता था अच्छे से, ठीक है। हम लोग उल्टे सीधे इशारों में बात करते थे, ठीक है। देखो इस दौरान में हम लोग ना ही पढ़ते थे ना ही लिखते थे, कुछ नहीं करते थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को बता सकते हो इस दौरान का जो काल था कौन कौन से नाम में आता है ये, तुम लोग को याद है कुछ? स्टोन एज, याद है? स्टोन एज हम लोग पढ़े थे ना, पाषाण काल हिंदी में कहते हैं उसको, स्टोन एज। स्टोन एज के टाइम पर इंसान क्या था, आदि मानव था, ठीक है। आदि मानव लोग क्या करते थे, उन लोग को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। ये लोग जो वेपन वगैरह बनाते थे, हथियार बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे, ठीक है। मान लो इनको कोई टूल्स वगैरह बनाना है, लकड़ियों से जो है हैंडल बनाते, उसमें पत्थर बांधते थे, ठीक है, उससे हथौड़ा बनाते थे, ठीक है। और मान लो कोई जानवर होता था, मरा हुआ जानवर जब होता है, सूख जाता है, तो उसका जो बोन होता है ना, हड्डी, हड्डी को घिस करके लोग वेपन भी बनाते थे, ठीक है। तो उस जमाने में हम लोग कहते थे उसको प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो स्टोन एज में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टोन एज का 3 पार्ट क्या है? पहला होता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। सबसे पुराना जो स्टोन एज था, ठीक है, आज से करीबन समझ जाओ 50 लाख साल पहले की बात है, बीसी एरा, ठीक है। उस जमाने में होता था पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तुम लोग देखना इंडिया में पैलियोलिथिक एज का एक ना साइट है, साइट का मतलब समझते हो, एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे ना हम लोग को इन लोग का रिमेन्स पाया गया, ठीक है। पुराने जमाने में जो आदि मानव होते थे वो लोग ना लिखते पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन जब केव वगैरह यानी गुफाओं में जब रहते थे तो गुफाओं में ना ये लोग चित्र बनाते थे, ठीक है। कैसा चित्र बनाते? काफी सिंपल चित्र होता है कुछ इस तरह का, देखो, ठीक है। आदमियों को इस तरह से बनाते थे, कोई हंटिंग कर रहा होता है, कोई गैदरिंग कर रहा होता है, उसका ये लोग इमेज बनाते थे वहां पे। तो मध्य प्रदेश में जगह है भीमबेटका, तो लोग नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक पूरा का पूरा गुफा है वहां पे भीमबेटका, उस गुफाओं में ऐसा चित्र पाया गया, ठीक है। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होता है वो लोग पता लगाते हैं, इसका कार्बन डेटिंग करते हैं और फिर पता लगाते हैं कितना साल पुराना था ये,
ठीक है, तब जाके पता चला कि पैलेलिथिक एरा का था, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। ठीक है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, पैलेलिथिक साइट ऑफ, ये इंडिया में पैलेलिथिक साइट कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि भीमबेटका किस स्टेट में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 रहेगा, उसमें से आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, पैलेलिथिक यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। एक और नाम भी है इसका, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, मेसोलिथिक एरा। पैलेलिथिक एरा के बाद जाकर के क्या हुआ मालूम है? हम लोग का जो दिमाग है, इंसानी दिमाग जो था, आदि मानव का जो दिमाग था, वो धीरे धीरे सीख रहा था, गलती कर रहा था, सीख रहा था। सीख सीख करके इन लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े वेपन्स होते थे उनको छोटा करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि बड़े जो वेपन होते थे वो उठाने में भारी होते थे। ठीक है, तो आदमियों को ना समय बहुत चला जाता था, इनका वेस्ट होता था खूब। तो इन लोगों ने क्या किया, गलती से एक्सीडेंटली एक छोटा सा वेपन बनाना स्टार्ट किया, जिसको ये लोग कहते थे माइक्रोलिथ। मेसोलिथिक एरा में माइक्रोलिथ का जो है आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन जो है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, एकदम छोटा, पॉकेट साइज का रहता है। और लिथ वर्ड का मतलब होता है स्टोन, छोटे पत्थरों से बना हुआ जो वेपन्स था वो इसी दौरान इन्वेंट हुआ था, मेसोलिथिक एरा में। ठीक है, मेसोलिथिक को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज। नीचे आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक का दूसरा नाम क्या है? न्यू स्टोन एज। अब देखो हुआ क्या, धीरे धीरे जो आदि मानव लोग थे उन लोगों ने ना एक्सीडेंटली फायर का भी इन्वेंशन किया, यानी कि आग का। ठीक है, तो इन लोगों ने आग का इन्वेंशन किस तरह से किया? दो पत्थर लिए थे, उसको घिसने लगे थे। तो घिसते घिसते क्या हुआ? फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, उस फ्रिक्शन से हीट एनर्जी बनता है, और उस हीट एनर्जी से चिंगारी बनना स्टार्ट हो गया। और जब वो चिंगारी गलती से सूखे पत्ते पे गिर गया तो आग लग गया। अब इन लोग पहली बार देखिए कि आग जैसा चीज जो है ये सभी चीजों को जला के राख कर दे रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, एक मरा हुआ जानवर का शरीर था, उसको उस आग में डाल दिया बुझाने के लिए। तो एक्सीडेंटली देखा कि वहां पर क्या हुआ, वो जलने के बाद ना उसका जो फ्लैश होता है वो सॉफ्ट हो गया था। ठीक है, उसका फ्लैश सॉफ्ट हो गया था और काफी ज्यादा डाइजेस्टेबल हो गया था, इनको खाने में टेस्ट आने लगा अच्छा। इसी के बाद से क्या हुआ था, इंसान जो है ना उसको पका के खाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यानी कि नियोलिथिक एरा के पहले इंसान सब कुछ कच्चा खाते थे। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई जानवर का फ्लैश हो, सब कुछ कच्चा ही खाते थे। लेकिन जब फायर का ये लोग खोज कर लेते हैं एक्सीडेंटली, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, पका करके खाते हैं, जिसमें कि इन लोग को टेस्ट भी आता है, काफी सॉफ्ट हो जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जा रहा था। ठीक है, प्लस दूसरा कारण क्या था, जला देने से क्या होता है, जो हार्मफुल पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो भी खत्म हो जाते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ना नियोलिथिक एरा में फायर का डिस्कवरी होता है। और क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी जो खोज किया था, मतलब एग्रीकल्चर जैसा आज लगता है वैसा नहीं, बल्कि एकदम पुराने तरीके का एग्रीकल्चर। एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड रहेगा, वहां पे कोई बीज डाल दिया जाएगा, कोई एक दो पौधा निकल जाएगा। तो इन लोगों ने उस तरह से एग्रीकल्चर किया था। ठीक है, वीट हो गया, बार्ली हो गया, ज्वार हो गया, इन सब चीजों का इन लोगों ने क्या किया था, वहां पर पौधा बनाया था। ठीक है, पौधे का खोज किया, उसको फिर खाया। ठीक है, नियोलिथिक एरा में एनिमल हस्बेंड्री का भी खोज हुआ था। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री कहीं सुना है? एनिमल हस्बेंड्री, हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब हम ना कुछ ऐसे जानवरों को पालते हैं जिससे कि हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जैसे कि क्या बेनिफिट मिलेगा जानवरों को पालने से? खाना मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जानवर जो कि दूध देता हो, उससे दूध मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो दूध हम लोग उसको यूज भी कर लेंगे। दूध से बहुत सारा डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, दूध से घी बनता है, दही बनता है, मलाई बनता है, ये सब बन जाता है। हालांकि हम लोग शुरू शुरू में पहले जो है दूध का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और जब वो जानवर वगैरह दूध देना बंद कर देते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद उस जानवर का फ्लैश हम लोग खाने में इस्तेमाल करते थे। तो पहले के टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में जब ना कुछ आदि मानव होते थे जो ऐसे इलाके में जाते थे जहाँ पेड़ पौधा नहीं होता था। ठीक है, पूरा सूखा इलाका होता था, या फिर मान लो रेगिस्तान वाला इलाका है, तो वहाँ पे जानवरों को लेके जाते थे अपने साथ में। ठीक है, जानवरों को अपने साथ ले करके जाते थे, तो उससे क्या होता था, इनका खाने का जो है सेफ्टी होता था। अगर मान लो इन्हें कोई खेत वेत में कुछ खाने को अगर नहीं मिला, कोई पेड़ पौधा नहीं मिला अगर, तो ये लोग उसी जानवर को इस्तेमाल करके अपना पेट भर पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे। ठीक है,
आगे जब लाइसेंस हम लोग पढ़ेंगे ना, बायो वाला साइंस वाला चैप्टर, वहाँ पे एक ना डार्विन का थ्योरी आएगा। उस थ्योरी में डार्विन ने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट में केवल वही इंसान सर्वाइव कर पाएगा जो अपना पेट भर पाएगा। ठीक है, कुछ जानवरों के साथ भी ऐसे ही होता है। जानवर भी एक दूसरे का हंटिंग करता है, प्रेडेटर जो है वो प्रे का हंट करता है। ठीक है, अपना पेट भरने के लिए और जिंदा रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे फूड चेन का पार्ट होता है। उसी तरह से इंसान भी, हम लोग भी फूड चेन का ही पार्ट है। ठीक है, हमें भी जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कैसे भी करके अपना पेट भरना था। तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके नियोलिथिक एरा में एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फायर हो गया, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखा। ठीक है, और उस जमाने में ना एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना कि ये काम कैसे करता है, हम लोग को ना लाखों साल लगते थे उस समय। जैसे कि फायर का जब डिस्कवरी हुआ ना, तो शुरू शुरू में फायर से बहुत डरते थे हम लोग, आदि मानव बहुत डरते थे, क्योंकि एक्सीडेंटली किसी का हाथ जल गया तो हाथ जलने की वजह से जब ब्लीडिंग होता था तो मर जाता था ब्लीडिंग से, क्योंकि उस जमाने में दवाइयाँ वगैरह तो नहीं होती थी। लोग जड़ी बूटी जो होते थे उसी का कभी कभी इस्तेमाल करते। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, एक्सीडेंटली वाला हम लोग सीखते भी थे और उसी का इस्तेमाल करना सीखे। ठीक है, तो नियोलिथिक एरा में, न्यू स्टोन एज में किस भी चीज़ों का इस्तेमाल, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एक और चीज़ था जिसका इस्तेमाल करना हम लोग सीखे थे, जिसमें एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। पॉटरी का इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? पॉटरी, पॉटरी का मतलब समझते हो? पॉटरी क्या होता है? पॉटरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने का जो इन्वेंशन था वो भी इसी दौरान हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर करते थे तो खेती से ढेर सारा प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। ये ना एक्सीडेंटली इस चीज को पता लगा है। पहले लोग क्या करते थे, जो खेती होता था उसको उठा करके एक जगह कलेक्ट कर दिए। ठीक है, जब बरसात होता है, धूप पड़ता है, उसको खराब हो जाता है, तो इनको दिमाग में आया ही नहीं कि भाई इसको कैसे हम स्टोर करें। तो इन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे ना रिवर साइड होता है, नदी का किनारा जो होता है, देखना वहाँ मिट्टी वगैरह होता है। ठीक है, वहाँ से जो है मिट्टी लेकर के आते हैं और मिट्टी के बीच में जगह बना के उस पर रख के उसको मिट्टी से ढक देता है। और धूप में क्या हुआ, वो मिट्टी सूख करके एकदम हार्ड हो गया था। ठीक है, बाद में जब देखे कुछ सालों के बाद, जब उसको खोला गया तो देखा गया वहाँ पे वो जो ग्रेन रखा हुआ था एग्रीकल्चर का पूरा प्रोटेक्टेड था। ठीक है, तो अब वहाँ से हम लोग एक्सीडेंटली सीखते हैं कि अगर हम लोग मिट्टी के किसी बर्तन में अगर इस ग्रेन को रखेंगे तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा। इस तरह से इन पॉटरी का भी इन्वेंशन यहाँ पर हो जाता है, नियोलिथिक। हम्म, आ नहीं रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना? हम्म, ऑनलाइन वाला जो है सबको नोट्स मिल जाएगा, लोग पढ़ लेगा वहां से। ठीक है, तुम लोग देखो, तुम लोग को दिख रहा है पीछे तक ना? नहीं सुनाई दे रहा है? आगे बैठियो, आगे देखो, पंखा चल रहा है ना, पंखा होने से क्या होता है, आवाज पहुंच नहीं पाता है वहां तक। ठीक है, नहीं तो तुम आगे बैठे हो। हाँ, उधर से आ रहा है, आगे बैठ जाओ, ये तो तब सुनाई देगा। हाँ, पंखा है तो। समझ में आए वाला? ठीक है, तुम लोग को लिखना है, लिख लो उसको। हम्म,
फोटो खींचना है, लिख खींच लो उसका, ठीक है, फिर हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर नो लर्निंग नो राइटिंग, लिखना पढ़ना आता नहीं था, ठीक है, बोलना तक नहीं आता था। इस दौरान हम लोग का ना देखना जो उच्चारण करता है ना, प्रोनाउंसिएशन, वो भी नहीं था अच्छे से, क्योंकि ये जो है एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर इंसान मतलब बंदर से इवोल्यूशन होकर के इंसान बन रहे थे, ठीक है, अर्ली मैन जिसको हम लोग कहते हैं ना, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, ऐसे करके बनते थे यहाँ पर। मतलब यहाँ पे ऐसे भी इंसान पाए गए हैं, ठीक है, जो 4 पैरों पे चलते थे, ठीक है, शुरू शुरू में जब हम लोग का इवोल्यूशन बंदरों से हुआ था, ठीक है, बंदरों से हम लोग क्या आदि मानव से बन रहे थे, तो वैसे बंदर होते हैं 4 पैरों पर चलते हैं, ठीक है, वैसे पहले ये लोग भी 4 पैरों पे चलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ये लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटली 2 पैरों पे चलना स्टार्ट करते हैं। तुम देखना कभी कभी चिंपैंजी जो होता है ना 2 पैरों पे चलता है, गोरिल्ला जो होता है कभी कभी 2 पैरों पे चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 पैरों पे चलता है, कभी कभी 2 पैरों पे भी चलता है वो, ठीक है। तो इसी तरह से इंसानों का भी एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, 2 पैरों पे चलने लगे, ठीक है, 2 पैरों पे चलते चलते हम लोग का हैबिट ही बन गया 2 पैरों पे चलने का, ठीक है। तो देखना शुरू शुरू में जो बंदर होते थे उनका जो ये आर्म लेंथ है ना, शोल्डर से लेकर के यहाँ तक ये थोड़ा लंबा होता था, ठीक है। तो हम लोग को आदि मानव लोगों का देखना एवोल्यूशन करते करते इन आर्म्स का तो नीड कम हो गया, ठीक है, 4 पैरों पे नहीं 2 पैरों पे चलते हैं, तो इसका देखना यूज कम हो गया था, यूज कम हुआ तभी जा करके देखना आदि मानव में हैंड का जो लेंथ है वो कम होने लगा, ठीक है। डार्विन का जो थ्योरी रहता है ना, डार्विन के पहले एक साइंटिस्ट आया था लेमार्क, लेमार्क बोला था शरीर का वो हिस्सा जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे वो ग्रो ज्यादा करेगा, डेवलप ज्यादा होगा। तो वैसे ही कुछ हम लोग के साथ भी हुआ था आदि मानव के साथ में, ठीक है। आदि मानव ने शरीर का वो हिस्सा जिसको ज्यादा यूज नहीं किया, कम करते गए, वो छोटा होते गया, जैसे कि हाथ हो गया, ठीक है, और पैर जो छोटे हुए करते थे वो लंबा होना स्टार्ट हो जाता है। देखना बंदरों का जो पैर होता है लेंथ थाई से लेके नीचे तक वो छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 पैरों पे जब चलना स्टार्ट किए तो लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तभी देखना हम लोग का जो टॉर्सो है, ठीक है, टॉर्सो यानी कि थोरैसिक वाला पार्ट, वो थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में। अब देखो प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, ये हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर राइटिंग वगैरह का इन्वेंशन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे इंसानों को लर्न करना, राइट करना आता था, ठीक है। लर्निंग और राइटिंग दोनों आता था, लर्निंग राइटिंग आता था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, ठीक है, ये लोग लिखते भी थे बोलते भी थे, लेकिन हम इसको अभी तक समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये लोग एक ऐसा लैंग्वेज में लिखे हैं जिसको हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब इसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे लिखा क्या है, ठीक है। अब इस दौरान जो है एक ऐसा काल आता है, तुम लोग बता सकते हो कौन सा टाइम पीरियड इसमें आता होगा, जहां पर इंसान लिखता भी था पढ़ता भी था, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता अभी तक। अभी भी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर में, अभी भी खोज चल रहा है कि जो लिख के गया है क्या लिख के गया है, ठीक है। आदि मानव के बाद ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिस समय प्रोटो हिस्ट्री में आता है, बता सकते हो तुम लोग? मेडाइवल तो बहुत लेट है, मेडाइवल अभी आने में देरी है, अभी हम लोग एंशिएंट में ही है, क्लास 7-8 में पढ़ा होगा तुम लोग। याद आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस नदी के किनारे कुछ कुछ ना छोटे छोटे शहर बस गए थे, ठीक है, आज से 5,500 साल पहले, ठीक है। तो इस घाटी में जो सभ्यता बनी थी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ना छोटे छोटे शहर बने थे जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, कालीबंगन हो गया, राजस्थान में कालीबंगन है, ठीक है, हरियाणा में है बनवाली है, ठीक है, गुजरात में लोथल है। तो ये बहुत सारा इसका साइट है, इस साइट्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई थी एग्जाम में जहाँ पे पूछता है, ठीक है। तो
तो प्रोटो हिस्ट्री में वो बातें आती है जहाँ पर इंसान लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते उसको, ठीक है। यहाँ पर तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था, समझने का तो दूर का बात है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ इन्वेंशन हुआ था, कुछ स्क्रिप्ट था लिखने का, ठीक है। लेकिन इन लोग का स्क्रिप्ट ऐसा था ना, तुम लोग देखना जो पीडीएफ है इसमें तुम लोग को कोई ना फोटो दिखेगा इंडस वैली का, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लिखा है तो वो ना ABCD करके नहीं लिखा हुआ है, क ख ग में नहीं लिखा हुआ है, वो उसमें इमेजेस बनाए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफिक इमेज, जहाँ पर इमेज बना करके हम लोग उस वर्ड का मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। कहीं पर मान लो चिड़िया बना हुआ है, कहीं पे फूल बना है, कहीं पे सर्कल बना हुआ है, कुछ इस तरह का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इंडस वैली के जो लोग थे वो कुछ इसी स्क्रिप्ट में जो है लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मीनिंग है क्या। इसका मीनिंग केवल वही लोग जानते हैं जो इंडस वैली के थे, ठीक है। इंडस वैली के जो लोग थे उन्हीं को पता है स्क्रिप्ट के बारे में। आज भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं लिखा गया है, क्योंकि उस जमाने का हम लोग को बहुत सारे ना आर्टिफैक्ट मिले हैं, ठीक है। जैसे कि कोई स्टैचू हो गया, ठीक है, टेराकोटा पत्थर से बना हुआ कोई स्टैचू हो गया, वो मिला हुआ है हम लोगों को। उस पत्थर के अंदर में पत्थर से बना हुआ कोई सील होता है, एक बड़ा सा जो है रेक्टेंगुलर शेप का सील होता है, ठीक है। सील को जो हम लोग ट्रेड वगैरह में इस्तेमाल करते थे, इस जमाने में करेंसी वगैरह नहीं होती थी, बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर का मतलब क्या होता है, सामान देने के बदले सामान दे लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जमाने में जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो बार्टर से होता था, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज होता था यहाँ पर। तो यहाँ पे सील्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। केवल इंडस वैली अकेला सिविलाइजेशन नहीं था जो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, ये तो केवल वो था ना जो इंडिया के नजदीक है, भारतवर्ष के जो नजदीक था, ठीक है। और भी सिविलाइजेशन है जो पैरेलली इसके साथ साथ चल रही थी। तुम लोग सुना होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया कहाँ पर था, आज के टाइम पे जहाँ पर इराक है ना, इराक कंट्री है। इराक कंट्री में दो नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। उस दो नदी के बीच में एक जमीन था जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होता है, जहाँ पे खेती करते हैं तो फसल काफी अच्छा उगता है, ठीक है। उस उपजाऊ जमीन पर मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन बना था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के साथ में हम लोग का लेन देन आदान प्रदान होता था सामानों को लेकर के, ठीक है। बगल में अरेबियन सी जो था, ठीक है। अरेबियन सी से ना लोग नौका बनाते थे और नौका पे सामान भर करके ले जाते थे उसको, ठीक है। मेसोपोटामिया के बाद में एक चाइनीज सिविलाइजेशन था, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड होता था हम लोगों का। तो चाइना में एक नदी है जिसका नाम है वांगहो नदी, उसका एक और नाम भी है येलो रिवर भी है वहाँ पर, ठीक है। तो उसी नदी के किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन बसा था, ट्रेड हम लोग का वहाँ भी होता था, सब पैरेलली थे। एक और सिविलाइजेशन है जो इजिप्ट में था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे पिरामिड वगैरह बनते थे। वहाँ का जो राजा वगैरह होता था उसको फेराओ कहते थे। वहाँ पे जो रिचुअल उन लोग का जो कल्चर होता था, वहाँ पे राजा के मरने के बाद उसको ना एक कपड़ों में लपेट करके कॉफिन में बंद करके पिरामिड के नीचे रखा जाता था, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। जब तुम लोग का भी एग्जाम है, क्या चीज़ का एग्जाम है? क्या चीज़ का? अच्छा, कॉलेज का। ठीक है, जाओ तुम। देखो, इंडस वैली हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया और चाइनीज सिविलाइजेशन। बात नहीं पीछे, बात नहीं, ठीक है। समझ में? 4 सिविलाइजेशन पैरेलली चल रहे थे। तो इस सभी सिविलाइजेशन में अपना अपना लिखने का तरीका था, बोलने का तरीका था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। अब बच जाता है हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर लोगों को लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था, हम लोग उसको पता लगा लिए क्या लिखा है वहाँ, ठीक है। उसको हम मानते हैं हिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। अब यही वाला जो हिस्ट्री है, इसी हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग हिस्से में, ठीक है। टोटल 5 होता है लेकिन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आएगा मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जो आता है पोस्ट मॉडर्न आता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो तुम लोग को ये वाला पार्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन कम होता है, मेन क्वेश्चन एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न से ज्यादा आता है, ठीक है। पहले तीनों पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग थोड़ा बहुत पोस्ट मॉडर्न देखेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड के बारे में जब पता करते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग देशों में किस तरह से क्रांति हुआ है, कौन कौन सा रेवोल्यूशन हुआ है, उसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडिया में हम लोग तीनों का तीनों पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। एंशिएंट का जो शुरुआत हम लोग करते हैं ना, बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही पढ़ता है हम लोग, ठीक है। नियोलिथिक वाला जो पार्ट है, यानी कि जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं साइट्स के बारे में, ठीक है। नियोलिथिक का साइट कौन कौन सा है, मेसोलिथिक का साइट कौन कौन सा है, पैलियोलिथिक एरा का साइट कौन कौन सा है, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ों का इन्वेंशन किस एज में हुआ था, जैसे कि पॉटरी का इन्वेंशन किस एज में हुआ था, एग्रीकल्चर का किस एज में हुआ था, माइक्रोलिथिक टूल्स का इन्वेंशन किस एज में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे साइट्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है, इंडस वैली से, ठीक है। इंडस वैली में पढ़ेंगे, इंडस वैली के बाद आ जाएगा तुम लोग का वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन भी दो भागों में बटा हुआ है, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब वैदिक सिविलाइजेशन के सोसाइटी के बारे में देखना है, वहाँ के इकोनॉमी के बारे में देखना है, वहाँ पे किस तरह का रिलीजन हुआ करता था वो सब देखना है हम लोगों को, ठीक है। वुमेन का स्टेटस क्या होता था वो सब देखना है वहाँ पर हम लोग को, ठीक है। समझ में आए वाला, ठीक है। इसका भी लिखना है तो लिख लो, फोटो खींचना खींच लो। अब देखो, अब तुम लोग पीडीएफ ओपन कर लो, देखो वहाँ पे तुम लोग को एक पहला पेज दिखेगा, देखो दिख रहा है वहाँ पे देखो हिस्ट्री का डिवीजन दिया है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो नीचे दिया हुआ है नोमेनक्लेचर, नीचे वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, हमारे देश का यानी कि भारतवर्ष का नामकरण जो है वो कैसे हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पुराने टाइम में भारतवर्ष जो शब्द है ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है पुरानाज एंड एपिक, पुरानाज और एपिक, ये पुराण और एपिक क्या होता है, पुराण और एपिक। देखो वैदिक सिविलाइजेशन, जब वैदिक सिविलाइजेशन आया था यानी कि एंशिएंट इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन जब आता है तो उस दौरान में क्या होता है, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सारे वेदों को लिखा जाता है उसी समय, उसी वेद में, उसी पुराण में इसके बारे में इस शब्द का मेंशन किया गया था। वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज आया था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इंडस वैली जब हुआ करता था, इंडस पहला नहीं, जो एसएससी का ना एंशिएंट हिस्ट्री का दिखा है, जिस पीडीएफ में लिखा है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मिला। तो इसमें क्या हुआ था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करके, ठीक है, कुछ लोग आए थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया से घोड़ा पे सवार होकर के आर्यंस लोग आए थे, ठीक है। कहा जाता है ये आर्यंस लोग ही थे जिन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष में पूरा का पूरा वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। इन लोग का एक भाषा था संस्कृत लैंग्वेज, यही लोग जो है संस्कृत लैंग्वेज को इंडिया में लाते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा जितना भी इंडियंस लोग हैं ना, सभी लोग अपना वंश इनको मानते हैं, आर्यंस को, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है अल्टीमेटली किसके वंश है, आर्यन के, ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन। तो ये आर्यन लोग ही रहता है जो संस्कृत लैंग्वेज को लेकर के आता है, पुराण वगैरह, एपिक वगैरह इन्हीं के टाइम पे लिखा जाता है, इसी पुराण में भारतवर्ष शब्द का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो पुरानाज और एपिक वगैरह जो है, एपिक का मतलब क्या हो गया, पुरानी जो कथाएं वगैरह जैसे रामायण और महाभारत इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था जिस समय वैदिक सिविलाइजेशन था, ठीक है। आगे देखो दिया द कंट्री ऑफ भारत, भारत देश का जो नाम है वो इंडिया, ये इंडिया शब्द कहाँ से आया था, एक ग्रीक वर्ड था, जैसे कि सपोज करो इंडिया के बगल में एक नदी है जिसका नाम है इंदस, इंदस से बना इंडो नदी, INDO, ठीक है। ग्रीक भाषा में इंडो होता था। तो पुराने टाइम में जो ग्रीक वाले साइड से जो लोग आते थे आक्रमण करके देश में आते थे, तो वो लोग ना यहाँ पे इंडो कहते थे, इंडस नदी के किनारे वाला देश इंडो कहते थे। तो उसी इंडो से जो है ना, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो इंडो से बन गया इंडिया। तभी देखना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है ना, वो इंडिया ही नाम रख दिया यहाँ का, इंडो से इंडिया रख दिया, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर ये वाला हो गया। अगला देखो दिया है यहाँ पे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान क्या है मालूम है, हिंदुस्तान जो है ये फारसी शब्द है। जब मुस्लिम लोग का आक्रमण होता है इंडिया में तो वो लोग क्या करते हैं, इंडो नदी को फारसी में H से बोलता है हम लोग, हिंदू ऐसे करके बोलता है, ठीक है। तो हिंद से बना हिंदुस्तान, ठीक है। स्थान का मतलब होता है कंट्री, तो फारसी शब्द में हिंदुस्तान बन गया, इंडस नदी के किनारे हिंदुस्तान। तो ऐसे तीन तरह से हम लोग का नामकरण हुआ है, इंडिया हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। तीनों का मीनिंग क्या हो गया, मतलब हमारा कंट्री, ठीक है। अगला देखो, अगला दिया हुआ है सोर्सेस, मतलब हम लोग को हिस्ट्री में
कैसे पता चलता है कि इस काल में ये सब हुआ था? पहला तो होता है देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा पढ़ाई जहाँ पर हम ना पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स को खोज करके पता लगाते हैं साइंटिफिक तरीकों से कि कितना पुराना था। ठीक है, मान लो पुराने ज़माने का कोई मूर्ति मिला हो, पुराने ज़माने का कोई पॉटरी मिला हो हम लोगों को, पुराने ज़माने का कोई दीवार मिला हो, पुराने ज़माने का कोई कब्र मिला हो, ठीक है, पुराने ज़माने में कोई रखा हुआ ग्रेन होगा वो मिला हो, उन सभी चीज़ों का साइंटिफिक एनालिसिस होता है। ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस होने के बाद हम लोग उसका पता लगाते हैं कि कितना पुराना है। ठीक है, पहला तो तरीका ये वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया, जैसे कि कोई लिटरेचर है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो एंशिएंट टाइम पे, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत सारी किताबों को लिखा गया था, उस किताबों का भी तो हम लोग डेटिंग पता लगा सकते हैं कितना पुराना होगा। ठीक है, उसके बाद में उस किताबों में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, उन राजाओं का नाम जो है वो भी पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी किताबें लिखी गई थी साइंस के ऊपर में, टेक्नोलॉजी के ऊपर में, जियोग्राफी, हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी किताबें। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो पहला हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिर आता है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, लिटरेचर पढ़ के हम पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, लिटरेचर के बाद आ जाएगा जैसे कि अखबार हो गए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ब्रिटिश लोग के टाइम पे अखबार छपते थे, उस अखबार को पढ़ के हम ये पता लगा सकते हैं किस गवर्नर जनरल ने किस तरह का काम किया है। ठीक है, उस जमाने में किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है पुराना जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका सोर्स है, पहला दिया रिलीजियस स्क्रिप्ट। रिलीजियस स्क्रिप्ट में क्या क्या आता है, वेद आता है। वेद 4 अलग अलग वेद हैं, उन सभी वेदों के बारे में हम लोग को वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, वैदिक काल जो है ना 2 अलग अलग कैटेगराइजेशन में है। पहला वाला है ऋग्वेदिक एरा, जिस टाइम पर ऋग्वेद को लिखा गया था। ऋग्वेद सबसे पहला वेद और सबसे बड़ा वेद है, सब बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है वो। ठीक है, और फिर लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा में बाकी 3 वेद को लिखे गए। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है स्क्रिप्ट में रिलीजियस स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बाद में दिया हुआ है देखो जो मौर्य काल में आता है, यानी कि मौर्यन एज। इंडस वैली के बाद में हम लोग देखेंगे राइज ऑफ मगध, मगध एम्पायर बनता है। मगध एम्पायर के बाद वहाँ पे हरियाणा डायनेस्टी, अलग अलग राजाओं का डायनेस्टी आएगा वहाँ पे। सबसे बड़ा डायनेस्टी जो पहली बार आता है वो आता है मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी आता है, तो मौर्य डायनेस्टी में हम लोग को देखना है यहाँ पे चाणक्य। चाणक्य ने किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य का और भी नाम है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, उनका 3 नाम था। ठीक है, तो उन्होंने किताब लिखा था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा रहता है तो उन्हीं के टीचर रहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ना जब छोटा हुआ करता था तो उस समय नंद डायनेस्टी इंडिया में राज कर रहे थे। ठीक है, मगध वाले एरिया में नंद डायनेस्टी हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ था, जिस समय नंद डायनेस्टी यहाँ पर था तो उस समय ना अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत देश के ऊपर में। तो उसी दौरान क्या हुआ था, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां पे नंद डायनेस्टी को हटा करके उसको राजा बनाया था। ठीक है, और उसको बताया था एक राजा किस तरह से राज करता है, सारी की सारी चीजें, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज शास्त्र हो गया, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सभी चीजों के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में हम लोग को मनी एंड बैंकिंग के बारे में पता चलता है, किस तरह से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब ही होता है पैसा, पैसों से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ जितनी भी बातें हैं वो सबसे पुरानी किताबों में जो लिखी हुई है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो लोग आगे जाके पीएचडी वगैरह करते हैं उनको ये डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो लिटरेरी पहला हो गया, रिलीजियन सोर्सेज यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्ट हो गया, फिर क्या हो गया, चाणक्य का जो किताब है अर्थशास्त्र। ठीक है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। अगला क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। अगला जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। देखो फॉरेन ट्रैवलर में किसी का ना पिक्चर बना हुआ है, मालूम है कौन है, दिखने में लग रहा है ना कोई चाइनीज है, ये एक्चुअली में ना चाइना से आया था इंडिया में, और ऐसे टाइम पर आया था जैसे कि जब वैदिक काल खत्म हो रहा होता है ना, तो उस दौरान 2 बड़े बड़े धर्म का इमर्जेंस होता है इंडिया में, एक है जैनिज्म और एक है बुद्धिज्म। ठीक है, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर 2 बड़ा बड़ा धर्म की स्थापना करता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो वैदिक सोसाइटी रहता है वहाँ पे जो धर्म है ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका हो गया, ठीक है, या फिर कोई यज्ञ करने का तरीका हो गया, वो केवल जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे वही लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन जब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म आता है, इसमें ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति पाति नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इस रास्ते पे चले जाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम पर, ठीक है, एक ना चाइना से एक फॉरेन ट्रैवलर आता है। ठीक है, चाइना से एक फॉरेन ट्रैवलर आता है, जैसे कि एक था तुम्हारा फाहिन और एक था ह्यूवेन सैंग।
ये 2 चाइना से लोग आते हैं बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए कि गौतम बुद्ध ने ऐसे क्या क्या बातें कही हैं जिससे कि हम लोगों को सीक्रेट नॉलेज के बारे में पता चले। ठीक है, कुछ ऐसे नॉलेज जो कि डिवाइन है, जो हम लोग को रेगुलर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी नॉलेज के बारे में बताया गया था। तो जैनिज्म बुद्धिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म क्या था, अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ क्या रहता है गौतम बुद्ध का। ठीक है, वर्धमान महावीर का अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अगला देखो दिया हुआ है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखो वो सब हड्डी का बना हुआ अलग अलग चित्र बना हुआ है देखो वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे टूल्स हैं। इसको ना एक लकड़ी के डंडे में रस्सियों से बांधा जाता था, तो कहीं कुल्हाड़ी बना रहे हैं, कहीं चक्कू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारा 4 अलग अलग एविडेंस है जिससे पता लगाता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये हड्डियों का जो टूल्स है खास करके नियोलिथिक एरा पैलेयोलिथिक एरा के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये इतना पुराने होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ था, इंडस वैली जब से आया ना तब से लोहे का खोज हो गया था, डिस्कवरी ऑफ आयरन। जब लोहे का खोज हो जाता है तो लोहा तो काफी स्ट्रांग है पत्थर से, पत्थर को तोड़ सकता है, लेकिन लोहा काफी भारी होता है पत्थर से। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब ये लोग ना लोहे का टूल्स बनाते हैं, तीर धनुष भाला वगैरह सब लोहे का जब बनाते थे, तो जब भी ये लोग लड़ाई करने के लिए जाते थे तो उसमें जीत करके आते थे, क्योंकि जो सामने वाला दुश्मन है वो पत्थरों से लड़ रहा है, हम लोग अगर लोहे से लड़ेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो इन लोगों को ना जीत काफी देरी से मिलता है, जो लोग लोहे का खोज करते हैं उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, लोहे से पहले हम लोग किस मेटल का इस्तेमाल करते थे, कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा, तांबा का इस्तेमाल करते हैं। तांबा थोड़ा सॉफ्ट होता है, हाथों से ही मुड़ जाता है तांबा। ठीक है, लेकिन लोहा नहीं होता, लोहा काफी हार्ड होता है। ठीक है, तो तांबे के बाद जब लोहा आया तो लोहा आने की वजह से जो है जिन जिनके पास लोहा होता था वो लोग उस लोहे से क्या जीत प्राप्त कर पाते थे। यही कारण बनता है मगध के आगे बढ़ने का। आगे देखेंगे हम लोग महाजनपद और जनपद का जब समय आता है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है एरा ऑफ जनपद एंड महाजनपद। तो उसी में एक ना मगध नाम का जनपद रहता है जो आगे जाकर के महाजनपद बन जाता है, उसका पॉपुलेशन वगैरह बढ़ता है। प्लस मगध का तुम लोग ना लोकेशन देखो कि ऐसी जगह पर है जहाँ पे 4 नदी आकर के संगम होता है, 4 नदियों का वहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सारी नदी जब आती है तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल लेकर के आती है, उस फर्टाइल एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। तो यही कारण बनता है राइस ऑफ मगध का। मगध इसी तरह से राइस करता है। अब बहुत सारा ना आयरन माइंस भी है देखो मगध वाले साइड में, तो लोहे का खोज भी वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला देखो दिया हुआ है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज के बाद में आता है बुक्स के बारे में, किताबें, किताबों में भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, एक किताब देखो हम लोग पढ़ लिया, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस किताब या फिर बुक्स। देखो पहला दिया हुआ है वेद, वेद के बारे में हम लोग को पता है। ठीक है, 4 वेद कब लिखे गए थे, किस काल में लिखे गए थे। ठीक है, ब्राह्मण स्क्रिप्ट हो गया, पुराण हो गया, वेद अंग, उपनिषद। एक ना वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर वेदों को छोड़ करके और भी किताबें लिखी गई थी जिसको हम लोग या तो पुराण कहते हैं, जैसे कि देखना विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग कहानियां लिखी गई हैं। जैसे कि विष्णु पुराण में ना विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है उनकी कहानियां हैं उसमें। ये सब के सब जो है वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर लिखे गए थे। ठीक है, तो इन किताबों से हम लोग को सारा का सारा ज्ञान मिलता है। ठीक है, देखना मत्स्य पुराण वगैरह जो है जहाँ पे हम मछली के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग देखना जब भी हम लोग ना साइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं तो पूरे के पूरे लाइफ फॉर्म जो होता है वो पहले पानी में हुआ करते थे। इससे हम लोग को आइडिया मिलता है कि पुराने ज़माने में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ साइंटिफिक बातें पता थी इसके बारे में, जिसे हम कहानियों के फॉर्म में बताया। ठीक है, तभी देखना विष्णु भगवान का जो सबसे पहला अवतार होता है वो मत्स्य अवतार रहता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पहले पानी पे हुआ था। ठीक है, अगला देखो क्या दिया, उपनिषद। उपनिषद क्या होता है मालूम है? देखो जहाँ पर ना वेद वगैरह में जब लिखते हम लोग जो है ये देखें कि हम लोग के पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज आ रहा है उसे कहाँ लिखें, क्योंकि वेदों को तो लिखना हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था, 4 वेद कंप्लीट हो चुका है, पुराण लिखना कंप्लीट कर चुका है। अब कुछ ऐसा ऋषि मुनि होता है जो कि क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है, यानी कि दर्शन शास्त्र के बारे में, उसे कहाँ पे लिखे हम, तो उसे हम लिखते थे उपनिषद में। उपनिषद जो है धर्म के बारे में बात नहीं करता है बल्कि दर्शन के बारे में बात करता है, यानी कि स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था वो सब यहाँ पे है, यूनिवर्स का ओरिजिन, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ है, इस चीजों के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उपनिषद हो गया। फिर कुछ ऋषि मुनि लोग होते थे जो जंगलों में बैठ के कुछ किताबें लिखते थे, जिनको कहते थे आरण्यक। ठीक है, आरण्यक यानी कि जंगलों में बैठ के कुछ किताबों को लिखते थे, जिसमें ना जैसे कुछ मैजिकल मंत्र वंत्र के बारे में लिखा जाता था। उसी किताब में ना कहीं पे तो ब्लैक मैजिक के बारे में भी हम लोग को मेंशन पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक मैजिक के कुछ जादू टोना ये सब होता है ना, वो सब मंत्र भी पाया गया था यहाँ पर।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आरण्यक में, उपनिषद में, पुराण में, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे मिलती है। उसी का जो है यहाँ पर सारा सोर्स है, ठीक है। इससे पता भी चलती है उस दौरान हुआ क्या था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैदिक लिटरेचर। देखो दिया ना बॉक्स बना करके, वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अगला है देखो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट में पहला वाला हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो मौर्य डायनेस्टी के समय में चंद्रगुप्त मौर्य जब था, तो उस दौरान जो उनके टीचर थे चाणक्य, कौटिल्य, उन्होंने किताब लिखा था अर्थशास्त्र, इसको याद रखना है। अब देखो उसके बाद में आता है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी कब लिखा गया था? एंशिएंट इंडिया का जो आखिरी राजा रहता है ना, वर्धन डायनेस्टी का, हर्षवर्धन, उसके दौरान में इसके लिखा गया था राजतरंगिणी। लिखने वाला कौन था? कलहन। कलहन के द्वारा लिखा गया था, जो किताब का नाम था राजतरंगिणी, ठीक है। हर्षवर्धन अपने टाइम पर किस किस तरह का काम करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, समाज उस समय कैसा था, सभी चीजों के बारे में इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है छजनामा बाई अली अहमद। ये छजनामा कब लिखा गया था? छजनामा मुगलों के टाइम पे लिखा गया, जब मुगल एम्पायर यहाँ पे थे। मुगल एम्पायर आएंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है, जब मिडाइवल हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आएंगे, ठीक है। तो छजनामा उनके टाइम पर है। उसके बाद देखो दिया हुआ है अष्टाध्यायी पनीनी। पनीनी के टाइम पर लिखा गया था अष्टाध्यायी। ये ना ग्रामर का किताब है, इसमें जो है पुराने टाइम का संस्कृत ग्रामर के बारे में दिया हुआ है। संस्कृत में जो ग्रामर होता है, ठीक है, टेंस हो गया, काल हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, सभी चीजों के बारे में पनीनी ने किताब लिखा था अष्टाध्यायी, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो दिया है गर्गी संहिता बाई कात्यायन। गार्गी संहिता बाई कात्यायन, ये भी जो है उस जमाने में लिखा गया जब मेडाइवल हिस्ट्री में लिटरेचर के ऊपर में लिखा गया। कुछ राजाओं का ऑटोबायोग्राफी भी इसमें लिखा हुआ है, कहानियों के बारे में दिया हुआ है कि उस जमाने में राजा लोग किस तरह से काम करते थे, ठीक है। उसके बाद महाभाष्य पतंजलि। पतंजलि भी एंशिएंट इंडिया के हैं, इनमें भी जो है ग्रामर के बारे में किताब लिखा गया। ये अष्टाध्यायी और जो महाभाष्य है ये ग्रामर के ऊपर में किताब है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में लिखा गया, ठीक है। अगला देखो दिया यहाँ पे वेद के बारे में, ठीक है, 4 अलग अलग वेद होते हैं। हो गया तुम लोग का? देखो अगला है ऋग्वेद। देखो चारों वेद का नाम दिया है यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखो ऋग्वेद में क्या है? कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, यानी कि ऋग्वेद के अंदर में सारे के सारे मंत्रों के बारे में दिया हुआ है। अराउंड यहाँ पे तुमको समझ जाओ 1000 से भी ज्यादा मंत्र मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे देखो 1028 दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 10 मंडल है। मंडल का मतलब एक ग्रुप ऑफ मंत्र, ग्रुप ऑफ मंत्र एक पेज में लिखा होता है, उसको हम लोग कहते हैं मंडल, ठीक है। 10 मंडल है। देखो 1028 सूक्त, सूक्त उसको कहते हैं, ठीक है। सूक्त के बाद में देखो 10,000 से भी ज्यादा इसमें रुचा है, ठीक है, ऋचाएं। एक एक मंत्रों का एक एक लाइन जो होता है उसको रुचाएं हम लोग कहते हैं, ठीक है। और रुचाएं का देखो 3 अलग अलग भाग दिया है। इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, पढ़ने की ऋषि यानी कि सेज रीडिंग। उसका एक हिस्सा होता है जो पंडित जी लोग बोलते हैं मुझसे, उसको कहते हैं हम लोग सेज रीडिंग, ठीक है। 200 250 देखो दिया हुआ ना यहाँ पर। देखो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता ये वाला, तुम्हें ध्यान रखना किताबों के बारे में, ठीक है। अगला जो है देखो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस। ऋग्वेद में आर्यंस लोग किस तरह से पूरे के पूरे समाज को रखते थे, किस तरह से पूरा का पूरा राजनीति चलाते थे, ठीक है। उस जमाने में ये लोग अपने पूरे राज्य को किस तरह से मैनेज करते थे, उसके बारे में किसमें दिया है? ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो आर्यंस के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज हम लोग को ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। अगला क्या दिया है? द थर्ड मंडल कंपोज बाय विश्वामित्र। तुम लोग विश्वामित्र का नाम सुने होंगे, कहाँ सुना है? रामायण में सुना है ना विश्वामित्र के बारे में। ये विश्वामित्र जो ऋषि मुनि थे ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो विश्वामित्र ने, कहा जाता है ऋग्वेद का थर्ड मंडल जो था यानी कि तीसरा मंडल, उसको लिखा है अपने हाथों से ऋग्वेद में, जो ओरिजिनल ऋग्वेद था। यानी कि ऋग्वेद को लिखने वाले थे ही कौन? ऋषि मुनि लोग होते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे? अलग अलग ऋषि मुनि उसमें जो भी ज्ञान उनको मिलता था, वो जो इतना त्याग और बलिदान करते थे, तपस्या करते थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसको किताबों में लिखते थे। तो विश्वामित्र ने इसका तीसरा मंडल लिखा है ऋग्वेद का, ठीक है। ये ध्यान रखना जो विश्वामित्र है वो ऋग्वेद से कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अगला देखो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मेंशन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू विच वेद। 4 ऑप्शन में 4 वेद का नाम दिया होगा, आंसर होगा ऋग्वेद, ठीक है। अगला देखो 8 मंडला यानी कि 8वां मंडला जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन रिम्स। जो ऋग्वेद में जो 8वां मंडला है उसमें से ना किस किस चीजों के बारे में मेंशन है? हैंड रिटन हिम्स, मतलब हाथों से लिखा हुआ मंत्र है वहां पर, ठीक है।
उसके बाद में देखो दिया है 9th मंडला। ऋग्वेद के अंदर जो 9वां मंडला है उसमें क्या, उसके किसके बारे में पता चलता है? गॉड सोम, यानी कि एक भगवान थे, ठीक है, उनको हम सोम देवता कहते थे, ठीक है। सोम देवता कौन होते थे? सोम देवता होते थे तुम्हारा जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता है उनके देवता है। तो लोग सोम रस का नाम सुना होगा, उनको सोम रस प्रसाद में चढ़ाया जाता था, ठीक है, सोम देवता को, ठीक है। अगला है देखो 4 वर्ण। ऋग्वेद के टाइम पर पूरा का पूरा समाज जो था 4 अलग अलग वर्णों में डिवाइडेड था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, ठीक है। ऋग्वेद में ऑक्यूपेशन के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर पूरा समाज 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। वहीं पे देखो नाम दिया है। पहला कैटेगरी है ब्राह्मण्स, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र, ठीक है। ये देखो ये जाति के नाम पे नहीं है, ये अभी कर्म के आधार पर है, ठीक है। ब्राह्मण लोग जो कर्म करते थे उनसे इनका वर्ण बना हुआ है, यानी कि ब्राह्मण लोग का काम था टीचिंग करना, टीचर की तरह पढ़ाते थे वो, तो इसलिए इनको पहला कैटेगरी दर्जा दिया गया। इनका बहुत रेस्पेक्ट होता था ऋग्वेदिक समाज में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय लोग। ये क्षत्रिय लोग कौन होते थे? क्षत्रिय लोग वो लोग होते थे जिनको वॉरियर क्लास कहते थे, जो पूरे के पूरे समाज का रक्षा करते थे दुश्मनों से, प्रोटेक्शन वाला जो काम करते थे, वो लोग आते थे क्षत्रिय क्लास में, ठीक है। तो क्षत्रिय क्लास में किसको डालेंगे? जो राजा होगा, तो राजा लोग आते थे क्षत्रिय क्लास में, ठीक है। क्षत्रियों के बाद आता था वैश्य कैटेगरी। ये वैश्य कैटेगरी वो कैटेगरी होते थे जो पैसा कमाने के लिए कहीं और जाते, सामान का लेन देन करते थे, वो लोग आते थे वैश्य कैटेगरी में, यानी कि ट्रेडर मैन, बिजनेसमैन जितने भी लोग होते थे वो वैश्य कैटेगरी में आते थे, ठीक है। अब चौथा जो वर्ग है, यानी कि शूद्र जो रहते थे, उनका काम क्या होता था? इन तीनों जाति का सेवा करना, सेवा करते थे ये लोग, ठीक है। जैसे कि कोई है जो पॉटरी बनाता है, कोई लोहार है, ठीक है, कोई कर्मकार है, ठीक है, कोई तुम्हारा सोने का काम करता है, सोनार है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाले आर्टिसन लोग होते थे, वो इस कैटेगरी में आते थे, जो दूसरों के लिए, मतलब समाज के बाकी तीनों वर्गों के लिए सामान बनाते, उनका सेवा करते, ठीक है। तो उनको चौथी जाति में रखा गया था। इस दौरान जो है ना, अभी तक जाति प्रथा का कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ है, कास्ट वास्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ है, केवल और केवल वर्ण थे 4, जो कि कर्म के आधार पर बने थे, ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है तुम लोग का, वर्ण के बाद में दिया धर्म सूत्र, ठीक है। ये धर्म सूत्र क्या था? ऋग्वेदिक आर्यन सोसाइटी में सभी के सभी आर्यंस का ना एक धर्म होता था, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था कि एक आर्यन को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, टीचरों की बात को मानना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। ये सभी कोड ऑफ कंडक्ट जो जनरल होता है उसको हम लोग कहते हैं धर्म सूत्र, मतलब एक धर्म के बंधन में बांध के रखना, ताकि पूरा का पूरा आर्यन सोसाइटी कंट्रोल और डिसिप्लिन रहे, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग धर्म सूत्र, जहाँ पे ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ था कि एक आर्यंस लोगों का ड्यूटी क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्राह्मण हैज अ प्लेस इन वैदिक लिटरेचर आफ्टर द ऋग्वेद बाय द मीन्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ब्राह्मण्स लोग का जो स्टेज होता है, मतलब इन लोग का जो औहदा था, वो समाज में शुरू से ही देखना एकदम टॉप पोजीशन पे है, और आगे जाकर के टॉप में ही रहता है, क्योंकि आगे जाकर के क्या होता है, ये एक नेक्सस बनाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग का नेक्सस बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बाकी सारा जितना भी वर्ण अलग अलग बना था उसको परमानेंट कर देते हैं और उसको जाति में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाकर के ना वो जो 4 वर्ण थे वो 4 अलग अलग जाति बन जाते हैं। अब कहते हैं ना, अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा, जो जन्म लेगा जिस फैमिली में, उसका जात वो चला जाएगा, यानी कि जो ब्राह्मण घर पैदा वो ब्राह्मण बनेगा, कर्म के आधार पर नहीं है, भले ही वो कोई दूसरा काम करे, उसका जात रहेगा ब्राह्मण, ठीक है। तो ये लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है वर्णों का, वर्ण को परमानेंट कर दिया जाता है और हेरिडिटरी हो जाता है। हेरिडिटरी का मतलब पूरे के पूरे फैमिली में वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में मान लो अगर कोई अपना काम को चेंज कर जाता है, कोई शिफ्ट कर जाता है ऑक्यूपेशन में, तो उसका वर्ण बदल जाता था। एक ही घर में तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लेटर वैदिक एरा आता है तो इन चीजों का क्या होता है, परमानेंट जो है सेटलमेंट हो जाता है पूरी तरह से, समझ में आए। आगे देखो दिया सामवेद के बारे में। सामवेद में क्या मिलता है, वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चांट। हाँ, शतपथ ब्राह्मण। देखो जैसे हम लोग देखे थे ना वेदास के बारे में, उपनिषद के बारे में, आर्यन्यक्स के बारे में, तो ऐसे ही होता था ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब क्या होता है, एक वेद का ही एक उपवेद होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेद में अगर मान लीजिए आपके पास में जगह नहीं रह गया लिखने के लिए, तो हम उस एक्स्ट्रा चीजों को एक अलग किताब बनाते थे। तो जो भी ऋषि मुनि या जो भी ब्राह्मण उसको लिखते थे उनके नाम पे वो बनता था, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण है, मुंडक ब्राह्मण है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐसे करके अलग अलग नाम पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ना इसमें
कुछ कुछ ब्राह्मणास के ऊपर में जो क्वेश्चन आता है वो एसएससी में तो नहीं आता, लेकिन यूपीएससी लेवल पे आता है, ठीक है। एसएससी में तो ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, जो टफ हो जाता है अलग अलग ब्राह्मण में। जैसे कि तुम देखना, हमारा जो ये भारतीय संविधान में एक शब्द मिलता है, क्या तो कहते हैं उसको, जो ऑफिशियल झंडा होता है ना, ऑफिशियल झंडा के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, है ना। तो वो जो शब्द है ना, वो कहाँ से लिया गया था मालूम है? तुमको बताया, शतपथ ब्राह्मण। उस किताब में वो पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा हुआ था, सत्यमेव जयते जो है पूरा का पूरा संस्कृत का है, वहीं से देखो उसको लिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था, एसएससी में तो ऐसा नहीं पूछा है। लेकिन याद रखना, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, जितना भी कुछ है ना, वो सब वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर लिखे गए थे, इसी से जुड़े हुए हैं। और वैदिक सिविलाइजेशन कब का है? एंशिएंट हिस्ट्री का है, ठीक है। एसएससी में ऐसे ही पूछता है, ठीक है, किस काल का होगा, किससे जुड़ा हुआ है, ये 4 ऑप्शन में अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। अगला देखो सामवेद। सामवेद के लिए तुमको क्या याद रखना है? इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद में हम लोगों को पता चलता है किसके बारे में? संगीत के बारे में। हम लोग का जो क्लासिकल संगीत है, सारे गामा पा धा नी सा, जो धुन वगैरह जो है ना, कहाँ लिखे गए हैं? सामवेद में, ठीक है, सामवेद में। तो यही याद रखना है तुम लोग को, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक के बारे में। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कहाँ पर है? सामवेद में, ठीक है। आगे देखो रीडर, उदत्त गिरी नाम है, ठीक है। इनके रीडर का नाम क्या है? उदत्त गिरी, ठीक है। मेन जो है ना, ये वाला पूछता है ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक किस वेद से जुड़ा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, तो टिक लगाना होगा सामवेद में, ठीक है। आ जाओ अगला, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या दिया? कंपाइलेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड रूल। यानी कि मान लो पूजा पाठ अगर करना है, पूजा पाठ में जो क्रिया कार्यक्रम होता है, पूरा का पूरा नीति कैसा होता है, किन किन चीजों का आवश्यकता है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है हमें मेडिसिन के बारे में भी देखने को मिलती है, ठीक है। मेडिसिन हो गया, जिसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं ना, तो आयुर्वेद में जैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, वैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल के बारे में यहाँ भी लिखा होता है यजुर्वेद में, ठीक है। अब देखो यजुर्वेद में इट इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स। यजुर्वेद में जो भी मंत्र वगैरह लिखे हैं वो एक पोयम के फॉर्म में भी लिखे हैं और पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोज एंड वर्स, ठीक है। इसके रीडर को क्या कहते हैं हम लोग? अथर्वयु कहते हैं। जो भी पूरे के पूरे यजुर्वेद को रट लेता है, पढ़ लेता है, उसको क्या टाइटल मिलता है? अथर्वयु का मिलता है, ठीक है। जो चारों वेद का ज्ञान रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्वेदी। देखना बहुत सारे लोग का टाइटल होता है ना चतुर्वेदी। पुराने जमाने में यानी कि वैदिक काल में वो टाइटल होते थे। 4 वेदों का नॉलेज रखने वाला को चतुर्वेदी कहते हैं, ठीक है। दो मान लो किसी को ना 2 ही वेदों का नॉलेज है, उनको द्विवेदी कहते थे, ठीक है, द्विवेदी चतुर्वेदी, समझ में। और कोई मान लो किसी को ना केवल एक ही वेदों का ज्ञान होता था, उसका टाइटल पाठक रखा जाता था, पाठक, ठीक है। अगला देखो अथर्ववेद, कंपोज्ड, ये है सबसे आखिरी वेदा है जिसको कंपोज किया गया था, ठीक है, अथर्ववेद। अथर्व ऋषि थे, अथर्व ऋषि मुनि ने इस वेद के बारे में लिखा, ठीक है। अब देखो से क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती है? डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र, विच क्राफ्ट एंड मैरिज, ठीक है। पहला तो हो गया डिजीज प्रिवेंशन, मतलब बीमारियों के बारे में इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप क्या क्या काम करें, किन किन बीमारियों से कैसे बचा जाता है, अगर आपको कोई सर्दी जुकाम लग गया तो कैसे ठीक किया जाता है, जड़ी बूटियों का इलाज हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, किसी पौधे का इस्तेमाल हम दवाइयों में कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में दिया है। दूसरा देखो दिया तंत्र मंत्र विद्या, जो ब्लैक मैजिक होता है उसके बारे में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हो ना विच क्राफ्ट करते हैं, चुड़ैल लोग रहती है, सब भूत प्रेत होते हैं ना, सब जादू टोना वाला, वो सब यहीं पे मिलता है। तभी देखना हम लोग के ना कल्चर में शुरुआत से ही पुराने टाइम में देखना जादू टोना बहुत होता था। बोलते हैं ना काला धागा बांधते हैं, नींबू मिर्चा टांगते हैं ना, ये सब ये सारा का सारा जो है तो पुराने टाइम से यूज होते आ रहा है। बोलते हैं ना नजर, नजर के बारे में बोलते नजर लग जाता है ना, वो सब सारा का सारा इसी में आता है अथर्ववेद, ठीक है। अगला है मैरिज। आर्यंस लोग के समाज में ना शादी विवाह का क्या परंपरा होता था, ठीक है। आज के टाइम पे देखो जो शादी विवाह हम लोग करते हैं ना, उसमें पूरा एक रिचुअल है, बहुत ही डिटेल में पंडित जी लोग से पूछना पड़ता है, ग्रह नक्षत्र मिलाना होता है, सारा का सारा, ठीक है। ये सारा का सारा रीति रिवाज कहाँ पे लिखा था? अथर्ववेद में, ठीक है। अगला देखना कॉमन मैन्स बिलीफ एंड सुपरस्टिशन। देखो जो अंधविश्वास होता है ना, अंधविश्वास, वो अंधविश्वास का भी देखो स्रोत यहाँ पर है। काली बिल्ली रास्ता काट देती है ना, काला रंग जो होता है उसको अनलकी माना जाता है, बोलता है पूजा पाठ में काला नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। वो सभी अंधविश्वास वाली जो बातें हैं वो भी यहाँ पर हम लोग को मिलती है अथर्ववेद में, ठीक है। इनको जोड़ा जाता था बैड लक से। कुछ समाज में ऐसी चीजें होती थी जिनको कि हम बैड लक से जोड़ते थे, इसको करने से हो सकता है आपका जो है लक खराब हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। अगला देखो दिया सभा समिति, ये इंपॉर्टेंट है।
सभा समिति, टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। देखो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर दो एक ना बॉडी होते थे। बॉडी इन द सेंस किस तरह का बॉडी, डिस्कशन करने वाला, डिबेट करने वाला और इलेक्शन कराने वाला बॉडीज, इसको हम सभा और समिति कहते थे। जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर जो भी हेड होते थे पूरे के पूरे समाज में, किसी विलेज का कोई हेड है, ठीक है, मान लो कोई मुखिया है, उसका जो चुनाव होता था वो सब सभा और समिति में होते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमें एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, ठीक है, कितने रेट पर बेचना है, उसके लिए एक पूरा मीटिंग बैठेगा, उस मीटिंग में विलेज के सभी लोग आएंगे, वहाँ पे इलेक्शन करेंगे कि कितने रेट पे बेचना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे सभा और समिति में मीटिंग होता, डिस्कशन होता वहाँ पर, ठीक है। प्रजापति कौन होते थे? प्रजापति प्रजा के पति, यानी कि जो विलेज हेडमैन है उनको जो टाइटल दिया जाता था वो कहते थे प्रजापति, ठीक है। प्रजापति सभा और समिति के हेड होते थे, जैसे बोलते हैं ना चेयरमैन, चेयरमैन होते थे, ठीक है। अगला देखो ब्लास्फेमी ऑफ द बर्थ ऑफ गर्ल्स, यानी कि देखो अथर्ववेद में, अथर्ववेद ना लेटर वैदिक एरा में लिखा गया था, तो लेटर वैदिक एरा में, ठीक है, महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के जितना भी अंधविश्वास है सब उसी टाइम पर आया था। जाति प्रथा जो है वो पूरी तरह से परमानेंट हो गया था। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था इसी टाइम पीरियड से, ठीक है। लड़कियों को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। लड़कियों का जो जन्म था मानते थे कि अनलकी होता है। ये सब इसी टाइम पे देखो हुआ था, ठीक है। देखना लेटर वैदिक एरा से विमेन का जो स्टेटस है धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इनको जो जो फैसिलिटीज ऋग वैदिक एरा में मिलती थी, ठीक है, वो सब नहीं मिलता है। जैसे कि तुम देखना ऋग वैदिक एरा में लड़कियों को ना अपने पसंद का शादी करना अलाउड था। जो स्वयंवर सिस्टम होता है ना, स्वयंवर सिस्टम था वहाँ पर ऋग वैदिक एरा में। लेटर वैदिक एरा में नहीं होता है। लेटर वैदिक एरा में छीन लिया जाता है सब चीज़ें, ठीक है। तो ऋग वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा में हम लोग को बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ये सारे के सारे, ठीक है। अगला है देखो वेद अंग, जिसको हम लोग सूत्र लिटरेचर भी कहते हैं। वेद अंग मतलब वेद का एक हिस्सा है। जैसे ब्राह्मणास वगैरह होता है ना, ब्राह्मणास है, उपनिषद है, ये सारे के सारे उसको कहते हैं वेद अंग, मतलब वेद का ही एक हिस्सा है वो, ठीक है। कंपोज टू अंडरस्टैंड दी वेदास, देखो वेदास को पढ़ने के लिए सबसे पहले जितने भी ना पुराने टाइम में स्कूल होते थे गुरुकुल सिस्टम में, वहाँ पे पहले लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाता था। तो उस ग्रामर के बारे में, वेदास का जो ग्रामर है वो इसमें दिया होता था, वेद अंग में, ठीक है। मतलब वेदास को समझने के लिए जो आपको अल्फाबेट वगैरह आना चाहिए, जो ग्रामर आना चाहिए, वो सब इसमें लिखे होते थे। जैसे आज के टाइम पे होता है ना, छोटे बच्चों को हम पहले कहानियाँ नहीं पढ़ाते, पोएम्स नहीं पढ़ाते, पहले ABCD पढ़ाते हैं ना, ABCD 1 2 3 4 क ख ग, छोटी बड़ी ये सब पढ़ाते हैं। वैसे ही वेद का अंग है, पहले ये पढ़ाया जाता था, उसके बाद हम ऋग्वेद पे आते थे, ठीक है। इसको एक तरह का कहते हैं प्राइमरी नॉलेज, समझ में। अगला देखो सेरेमनी, रिचुअल्स के बारे में होता था यहाँ पर, रिचुअल्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे इसमें, ठीक है। फिर ग्रामर के बारे में, सेरेमनीज के बारे में, मान लो कोई फेस्टिवल में किस तरह का रिचुअल्स होता है, किन किन चीज़ों का हम लोग को पूजा पाठ करना होता है, वो सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते थे, ठीक है। अगला है ओरिजिन ऑफ दी वर्ड्स, वेद के अंदर में कुछ कुछ ऐसे शब्द है जिनका ओरिजिनेशन हम लोग को वेद अंग से मिलता है। वेद अंग में उस शब्द का ओरिजिनेशन है, ठीक है। अगला है मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या जो है वेद अंग में ही लिखे गए थे, ठीक है। वेद अंग में हम लोग को ज्योतिष विद्या के बारे में पता चलता है। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है वेट एंड मेजरमेंट, है ना। जैसे कि पुराने ज़माने में वेट वगैरह का हम जो है अंदाज़ा कैसे लगाते थे कि 1 किलो है, ये 2 किलो है ना, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है। ये किलो और लीटर तो बाद में आया है। पहले हम लोग ना पत्थरों का एक अनुमान लगाते थे, ये जो पत्थर है, इस पत्थर का जितना वजन है उतना ही वजन का हमें गेहूँ चाहिए, ऐसे करके। तो ये वेट एंड मेजरमेंट जो था, उसका जो हिसाब किताब एक प्राइमरी नॉलेज इस किताब में होता था वेद अंग में, ठीक है। समझ में, सारा का सारा नॉलेज हम लोग को वेद अंग से मिलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पुराना से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पुराना से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी जो है ना, तुम लोग यह पूरा घर में रह के इसको पढ़ना, रिवाइज करना और याद करके आना अगले क्लास में। हो सकता है हम अगले क्लास में टेस्ट ले लें इसका, ठीक है। देखो इतना डिटेल में जो है ना SSC में तो नहीं पूछेगा, UPSC लेवल में पूछता है, रेलवे में अगर पूछ देता है, ठीक है। SSC में ऊपर ऊपर का नॉलेज ज़्यादा पूछता है। SSC में तुम देखोगे ना, पेपर में ना टॉपिक रिपीट होता है, 4 साल में एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पॉटरी वाला जो है ना क्वेश्चन, तुम देखना जो PYQ तुम लोग को भेजा है ना, उसमें दिया हुआ है। तुम लोग क्या करोगे ना, घर जा करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें देखना कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ से आया हुआ है, ठीक है।
और तुम लोग घर पे मैप लगाया ला करके, लगा लिया सब लोग? नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया, लगा लेना, इसको पढ़ने में काम आएगा ये, ठीक है? समझ में आया? मैप का ना आइडिया रहता है ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा वाला नदी कहाँ पर है, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, नियोलिथिक साइट कहाँ पर है, ठीक है? समझ में आया? और कोई डाउट है किसी को? और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास।